वेलकम बैक लर्नर्स, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इस वीडियो में हम पार्टनरशिप के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पार्टनरशिप के सभी फंडामेंटल्स अच्छे से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। एक एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट में एक पार्टनरशिप फर्म के स्टार्ट होने से लेकर फर्म के वाइंड अप होने तक के सभी लीगल प्रोविजंस जिनको फॉलो करके एक पार्टनरशिप फर्म ऑपरेट करती है, उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताया गया है। इसी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में डेफिनेशन गिवन है। Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी फर्म को चलाते हैं और उस फर्म से जनरेट होने वाले प्रॉफिट्स को आपस में शेयर कर लेते हैं, तो उन लोगों के बीच जो बिजनेस रिलेशन बनता है उसे कहते हैं पार्टनरशिप। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज करो ए एक पर्सन था, ये अपनी फर्म का सोल प्रोप्राइटर था। जब ए सिंगल मालिक है तो जितनी भी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड होगी सभी ए की होगी। मैनेजमेंट कौन संभालेगा? सारी ए संभालेगा। तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो सभी ए का होगा, और अगर लॉस हो रहा है तो ए ही उसको झेलेगा। अब ए सिंगल बंदा है तो एक बंदा कितना ही काम संभाल लेगा? तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करके स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन से लिमिटेड प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। अब ए को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए ए ने अपने एक फ्रेंड बी से कांटेक्ट करा। अब बिजनेस एक्सपेंड करना है तो कैपिटल ज्यादा चाहिए, तो ए और बी दोनों ने मिलकर के कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर ली। काम दोनों मिलकर संभालेंगे तो मैनेजमेंट में भी एक कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। जब कैपिटल दोनों ने इन्वेस्ट करी हुई है, मैनेजमेंट भी दोनों मिलकर संभाल रहे हैं, तो जितने भी प्रॉफिट जनरेट होंगे इस फर्म से वो दोनों मिलकर के आपस में शेयर कर लेंगे, तो प्रॉफिट की शेयरिंग हो जाएगी। तो इस केस में ए और बी के बीच जो बिजनेस रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप, कि दोनों ने कुछ कैपिटल लगाई बिजनेस में और काम करके जो प्रॉफिट जनरेट हुए आपस में दोनों ने बांट लिए। अब इस पार्टनरशिप में एक लाइन लिखी हुई है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका क्या मतलब बनेगा? जरूरी थोड़ी है कि ए और बी की पार्टनरशिप फर्म में दोनों बराबर काम करेंगे तो ही दोनों को प्रॉफिट मिलेगा। हो सकता है कि ए ने कैपिटल ज्यादा लगाई हुई हो या बी ने कैपिटल ज्यादा लगाई हुई हो। ए ज्यादा काम कर रहा हो या हो सकता है बी ज्यादा काम कर रहा हो। कभी कभी तो यह भी हो जाता है कि एक पार्टनर कैपिटल लगाता है तो वो काम बहुत ही कम करता है, दूसरा पार्टनर कैपिटल नहीं लगा पाता तो वो काम ज्यादा करता है। किसी भी केस में दोनों पार्टनर्स एक ही पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो प्रॉफिट किसी की भी मेहनत से जनरेट हो रहा हो, वो प्रॉफिट तो है तो पार्टनरशिप फर्म का ही, तो उस प्रॉफिट को दोनों ही पार्टनर्स में बांटा जाएगा एग्रीड रेशियो में। कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को यह नहीं कह सकता कि ये मेरी मेहनत का प्रॉफिट है तो इसे केवल मैं रखूंगा। जो भी उनकी एग्रीड रेशियो होगी उस रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाएगा। ये जरूरी नहीं होता कि लॉस में सभी पार्टनर्स का शेयर हो। किसी किसी पार्टनर को लॉस से दूर रखते हैं, उसका केवल प्रॉफिट का शेयर होता है, लेकिन प्रॉफिट तो सभी पार्टनर्स को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए यहां पर बात कही गई है, जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है बिजनेस से, चाहे वो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल सभी बराबर रूप से चला रहे हो तब भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा हो, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक पार्टनर भी सारे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करके उनके बिहाफ पर काम करके प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तब भी प्रॉफिट सब में ही बांटा जाएगा। तो ये होता है पार्टनरशिप का केस। इसलिए ही ये बात कही जाती है, एक और लाइन है, अ पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, कि एक पार्टनर प्रिंसिपल का भी काम करता है और एजेंट का भी काम करता है। किस तरह से? सपोज करो ए ने एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करी कि ए ने 500 पीसीज ऑफ आइटम्स बेची 1000 रुपए के प्राइस से। अब इस ट्रांजैक्शन को करते हुए बी मौजूद तो नहीं था, लेकिन ए ने जब ट्रांजैक्शन कर ली तो इससे जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा उसमें ए और बी दोनों का ही शेयर होगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म जो थी वो ए और बी दोनों की है, तो प्रॉफिट दोनों को मिलेगा। तो इस केस में ए ने ट्रांजैक्शन करी है तो ये एजेंट बन गया। एजेंट वो पार्टनर होता है जो बाकी पार्टनर्स को अपने एक्ट से बाइंड करता है, और बी इस प्रॉफिट से, इस ट्रांजैक्शन के प्रॉफिट या लॉस से बाइंड हो गया तो बी यहां पर प्रिंसिपल हो गया जो दूसरे पार्टनर्स के एक्ट से बाइंड हो जाता है। तो इस तरह से पार्टनरशिप में
हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है जो दूसरे पार्टनर्स के एक्ट से बाइंड हो जाएगा, और एजेंट भी है जो बाकी पार्टनर्स को अपने एक्ट से बाइंड करता है। तो ये था मीनिंग पार्टनरशिप का। अब हम देख लेते हैं फीचर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के। अब हम देख लेते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट है टू और मोर पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं और मैक्सिमम एक फर्म में 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट हमें मिलती है कंपनीज रूल 2014 के थ्रू। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। कंपनीज एक्ट 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि आप एक फर्म में मैक्सिमम 100 पार्टनर्स अलाउ कर सकते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनीज रूल 2014 के थ्रू एक फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स अलाउ करे थे। तो इस तरह से एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स बन जाते हैं और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। अब कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के थ्रू एक तो आप माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते हो। जिस पर्सन की एज 18 ईयर से कम होगी वो पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई अबनॉर्मल पर्सन है जो अपने डिसीजन लेने का कैपेबल नहीं है, तो ऐसे पर्सन को आप पार्टनर नहीं बना सकते हो। थर्ड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। कोई पर्सन था जो पहले फ्रॉड एक्टिविटीज में रहता था और लॉ ने उसे प्रोहिबिट करा हुआ है कि उसको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में या पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बना सकता, तो ऐसे पर्सन को आप पार्टनर नहीं बना सकते हो। अब इसमें माइनर का केस थोड़ा सा अलग है। कैसे? माइनर अगर कैपेबल है तो आप उसको पार्टनर तो बना सकते हो, लेकिन वो कभी भी लॉस में हिस्सा नहीं देगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है फर्म में तो माइनर को प्रॉफिट का शेयर तो दिया जाएगा, लेकिन अगर लॉस हो रहा है और माइनर आपका पार्टनर है तो लॉस माइनर के ऊपर नहीं जाएगा, लॉस का प्रभाव माइनर नहीं झेलेगा। उसका प्रॉफिट शेयर 0 भले ही हो जाएगा लेकिन लॉस नहीं झेलना पड़ेगा उसको। तो ये माइनर का केस होता है। और जब माइनर की एज 18 ईयर्स हो जाए तो उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है डिसाइड करने के लिए। अगर वो चाहे तो पार्टनरशिप से अलग हो सकता है, और 6 महीने के दौरान माइनर ने डिसाइड नहीं करा कि उसको अलग होना है तो 6 महीने के बाद माइनर को नॉर्मल पार्टनर ट्रीट करा जाएगा और फिर वो फर्म के सारी लायबिलिटीज में, सारे लॉसेस में भी शेयर लेगा। तो ये केस होता है माइनर का। नेक्स्ट फीचर होता है रजिस्ट्रेशन। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी तो नहीं है लेकिन बेनिफिशियल होता है। तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी तो नहीं होता इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कराना, लेकिन बेनिफिशियल कैसे है? अगर आपका पैसा कोई थर्ड पार्टी लेकर के भाग गई और आपको उसके ऊपर केस करना है, जब आपकी फर्म रजिस्टर ही नहीं है तो आप कैसे क्लेम डाल सकते हो कि हाँ कोई मेरा पैसा लेकर के भागा है? तो रजिस्ट्रेशन कराने से जो लॉ होते हैं ना, तो लॉ हमारे फेवर में रहते हैं, तो हम कहीं पर भी लीगल केसेस को फाइल कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन बेनिफिशियल होता है लेकिन कंपलसरी नहीं होता। नेक्स्ट होता है एग्रीमेंट। अब जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के साथ में काम करेंगे तो उनके बीच में कोई एग्रीमेंट भी तो होना चाहिए ना, कि कौन कितनी कैपिटल लगा रहा है, किसको कितनी रेम्युनरेशन दी जाएगी, कौन फर्म से कितना प्रॉफिट का शेयर लेगा, तो उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट 2 तरह से हो सकता है, या तो ओरल, वर्बली कर सकते हो, बातचीत में रख लिया कि एक पार्टनर 5 लाख रुपए कैपिटल लगाएगा, दूसरा 6 लाख रुपए की लगाएगा, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10-10% का दिया जाएगा, दोनों को सैलरी मिल जाएगी 50-50 हजार रुपए की पर एनम के हिसाब से, और प्रॉफिट का शेयर हो जाएगा इक्वल। तो ये तो ओरल एग्रीमेंट हो गया। या फिर हम रिटर्न एग्रीमेंट भी बना सकते हैं, और रिटर्न एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अभी हम समझेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और ओरल एग्रीमेंट बेनिफिशियल रहता है या फिर रिटर्न एग्रीमेंट, अभी ये हम समझेंगे। नेक्स्ट होता है लॉफुल बिजनेस। हमेशा बिजनेस हमारा लॉ के तहत होना चाहिए, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज हमें नहीं करनी है, इलीगल एक्टिविटीज के पर्पज से हमें बिजनेस नहीं चलाना है। प्रॉफिट शेयरिंग, हमेशा हर पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर दिया ही जाएगा, चाहे वो बिजनेस में कम काम करता हो, ज्यादा करता हो, करता ही ना हो, कैपिटल लगा रखी है नहीं लगा रखी है, प्रॉफिट का शेयर तो सबको मिलेगा। लॉस का शेयर सबको मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट सबको दिया ही जाएगा। अब कोई कोई पार्टनर ऐसा भी होता है जिसको लॉस नहीं झेलना पड़ता, गारंटी होती है उसकी कि मिनिमम इतना प्रॉफिट तो उसे दिया जाएगा। ये भी एक टॉपिक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, उसको हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सभी पार्टनर मिलकर भी बिजनेस को चला सकते हैं और कोई एक पार्टनर भी सबके बिहाफ पर काम कर सकता है। अभी इस पॉइंट को हमने समझा था ना कि एक पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। एजेंट जो बाकी पार्टनर्स को बाइंड करता है अपने एक्ट से,
और प्रिंसिपल जो बाकी पार्टनर्स के एक्ट से बाइंड हो जाता है। तो बिजनेस एक भी चला सकता है, सारे मिलकर भी चला सकते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हमेशा पार्टनरशिप फर्म को उसके पार्टनर से अलग एंटिटी मानना होगा, और हम जितनी भी रिकॉर्डिंग करेंगे बुक्स में वो सब पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, ना कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। लास्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही अनलिमिटेड लायबिलिटी है कि अगर पार्टनरशिप फर्म की जो जितनी भी एसेट्स हैं उनसे लायबिलिटीज चुकाई नहीं जा सकती हैं, तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचनी पड़ेंगी लायबिलिटीज को चुकाने के लिए। तो इसलिए पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इससे बचने के लिए पार्टनर्स एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑप्ट कर लेते हैं। उसके बाद छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस एक बार थ्योरी में पढ़ लेंगे, प्रैक्टिकल उसका नहीं आता है। तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप फर्म में। तो ये सारे फीचर्स होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के। अब हम समझेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। अब ये एग्रीमेंट या तो ओरली बन सकता है कि कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा, किसका कितना प्रॉफिट का शेयर होगा, किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, या फिर वो इन सभी टर्म्स एंड कंडीशन को एक पेज पर लिखकर भी रख सकते हैं। अब आप खुद बताओ कि ओरल एग्रीमेंट रखना ज्यादा बेनिफिशियल होगा या फिर रिटर्न एग्रीमेंट रखना। ऑब्वियसली रिटर्न एग्रीमेंट रखना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि मुंह की बातों को तो कभी भी कोई भी झुठला सकता है कि मैंने तो इस बात पे एग्री ही नहीं किया था। लेकिन जब एक पेज पर सारी चीजें लिखी हुई होंगी और हर पार्टनर के उस पर साइन होंगे तो सभी को वो बातें माननी ही पड़ेंगी। तो इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड डिस्प्यूट्स, जिससे आगे चल के पार्टनर्स के बीच कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। हमेशा एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाना ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। जैसे आगे चल के कोई पार्टनर डिमांड करने लगे कि मैंने कैपिटल ज्यादा लगाई थी तो मुझे प्रॉफिट भी ज्यादा दो, ये कोई पार्टनर कहने लगे मैंने मेहनत ज्यादा करी है तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा दो, ये कोई पार्टनर अपनी ड्यूटीज निभाने से मना कर दे, तो इन सभी डिस्प्यूट्स के लिए हम पार्टनरशिप के जो हमारा रिटर्न एग्रीमेंट होगा उसकी तरफ जाएंगे, जिसमें पहले से ही लिखा होगा कि किस पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर कितना होना चाहिए, किस पार्टनर की क्या ड्यूटीज होंगी। तो इस तरह से पार्टनर्स में कभी भी कोई भी डिस्प्यूट नहीं आएगा। दिस रिटर्न डॉक्यूमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। इसी रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। डिटेल्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनरशिप की सारी टर्म्स और कंडीशन लिखी हुई होती हैं। आपकी स्क्रीन पर पार्टनरशिप डीड के कंटेंट शो हो रहे होंगे, आप उसे देख सकते हो। देखो सारी चीजें लिखी हुई हैं इसके अंदर कि फर्म का नाम क्या होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, नेचर क्या होगा बिजनेस का, कमेंसमेंट कब होगी पार्टनरशिप की, कौन पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, कितनी रेम्युनरेशन दी जाएगी पार्टनर्स को, ड्राइंग्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, सेटलमेंट कैसे होगी, किसी अकाउंट की एडमिशन के टाइम पर क्या ट्रीटमेंट होगा। एवरीथिंग, जितनी भी चीजें पार्टनरशिप से रिलेटेड होती हैं सभी इसी डीड के अंदर लिखी जाती हैं। तो इसलिए एक पार्टनरशिप डीड बनाना हमेशा बेनिफिशियल होता है। ये कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको पार्टनरशिप डीड बनानी ही है, रिटर्न एग्रीमेंट रखना ही है, लेकिन इसको बनाना हमेशा बेनिफिशियल रहता है। इंपॉर्टेंस क्या होती है पार्टनरशिप डीड की, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, इट डिफाइंस द राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। इससे हर पार्टनर का राइट, उसके अधिकार, उसकी ड्यूटीज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां और उसकी लायबिलिटीज के बारे में पता लगता रहता है। और दूसरा, इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस अमंग द पार्टनर, अगर कोई भी डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा हो जाए इनके बीच में, इट कैन बी रिजॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पार्टनरशिप डीड। तो इसी डीड के बेसिस पर ही उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करा जा सकता है। तो ये होता है हमारा पार्टनरशिप डीड का मीनिंग। अभी हमने समझा पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अब पार्टनरशिप डीड बनाना कोई कंपलसरी तो है नहीं, ये तो पार्टनर्स की अपनी मर्जी होती है कि वो रिटर्न एग्रीमेंट रखना चाहते हैं डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। इन केस पार्टनर्स के बीच ओरल एग्रीमेंट हुआ है या फिर किसी क्लोज को पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना रह गया है, तो इस केस में क्या होगा, डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं। तो आइए अब हम समझ लेते हैं कि इन केसेस में क्या प्रोविजंस लागू होते हैं। फर्स्ट है प्रॉफिट या लॉस के केस में। प्रॉफिट लॉस के केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर आपने डीड नहीं बना रखी या फिर आपकी डीड में प्रॉफिट लॉस का क्लोज नहीं है तो प्रॉफिट्स या लॉस को सभी पार्टनर्स में इक्वली बांट दो, कि प्रॉफिट्स और लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द पार्टनर्स। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लोज नहीं है डीड में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है पार्टनर्स को।
जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। नेक्स्ट होता है रेम्यूनरेशन, जैसे कि पार्टनर्स को सैलरी या फिर कमीशन देना। ऐसी कोई भी रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को नहीं दी जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो। रेम्यूनरेशन इज नॉट अलाउड टू द पार्टनर्स। नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, और जब फर्म ने लोन ले रखा है पार्टनर से तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना, तो इंटरेस्ट तो दिया जाएगा लेकिन एक फिक्स रेट होती है, इज चार्ज्ड एट द रेट 6% पर एनम, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर को इंटरेस्ट देना है 6% पर एनम की रेट से। अब ये पॉइंट्स तो थे प्रैक्टिकल के, कुछ पॉइंट्स आगे थ्योरेटिकल में जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि एडमिशन। न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप ओनली इफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री टू इट, कि अगर सारे पार्टनर्स का कंसेंट होगा तभी नया पार्टनर एडमिट करा जा सकता है पार्टनरशिप में, अदरवाइज नहीं हो सकता उसका एडमिशन। नेक्स्ट है अ पार्टनर कैन रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। रिटायरमेंट के टाइम पर भी एक पार्टनर को सभी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होगी रिटायरमेंट के लिए। लास्ट है अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, मतलब पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी उन सभी पार्टनर्स के बीच में। तो ये सभी प्रोविजंस थे। अगर हमारे पास डीड नहीं होती या फिर डीड साइलेंट होती है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है। अब हम पढ़ेंगे लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। एग्रीमेंट के बेसिस पर हर पार्टनर की दो लायबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट है इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म without the consent of other partners and earns profit from it, the profit earned from that business shall be paid to the firm। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो तीन चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं और वो तीनों पार्टनर्स हैं एक फर्म में। अब उस फर्म में तीनों जो भी काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो तीनों में आपस में बांटा जाएगा। अब फर्ज करो कोई एक चार्टेड अकाउंटेंट अलग से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दे बिना बाकी पार्टनर्स के कंसेंट के, और वो फर्म के कंपटीशन में अपनी अकाउंटिंग सर्विसेज देकर के प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। अब ये बात तो गलत है ना। जब हर पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म का रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो पूरी पार्टनरशिप के बिहाफ पर काम करता है और जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो तो तीनों में बांटा जाना चाहिए ना। तो इस केस में भी वो अलग से काम करके जो भी प्रॉफिट जनरेट करेगा वो पार्टनरशिप फर्म में तीनों पार्टनर्स में ही बांटा जाएगा, क्योंकि उसने इस बात का कॉन्सेंट बाकी पार्टनर से नहीं लिया है। लेकिन अगर लॉस हो जाता है तो लॉस को तो उसे अकेले ही झेलना पड़ेगा, सिर्फ प्रॉफिट को फर्म में दे दिया जाएगा और बाकी पार्टनर्स में बांट लिया जाएगा। अगर उसने कॉन्सेंट नहीं लिया है और कॉन्सेंट है इस बात का कि बाकी पार्टनर्स भी एग्री है कि आप अलग से काम कर सकते हो, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो होती है पहली लायबिलिटी। नेक्स्ट है इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन, द प्रॉफिट सो अर्न्ड शैल बी पेड टू द फर्म। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे भी। सपोज करो किसी पार्टनर ने सेल करवाते हुए बीच में कमीशन खा लिया। अब पार्टनर अपनी ही बिजनेस की सेल करवाते हुए कमीशन खा रहा है तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो इस केस में पार्टनर ने जो भी वो कमीशन खाया होगा उस कमीशन का पैसा फर्म के प्रॉफिट में इंक्लूड करा जाएगा और वो सभी पार्टनर्स में बांटा जाएगा। कोई भी पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी का या फर्म के बिजनेस कनेक्शन का यूज करके अपने लिए पर्सनल प्रॉफिट को जनरेट नहीं कर सकता। फर्ज करो कोई बिल्डिंग है फर्म की और उसमें कोई स्पेस खाली था, किसी पार्टनर ने उसे रेंट पे चढ़ा दिया और रेंट को खुद अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए यूज कर रहा है, तो ये भी नहीं कर सकता पार्टनर, क्योंकि वो फर्म की प्रॉपर्टी है। तो उससे अगर कोई भी स्पेयर रेंट जनरेट हो रहा है, एक्स्ट्रा इनकम बन रही है, तो वो फर्म के प्रॉफिट में इंक्लूड होनी चाहिए और वो सभी पार्टनर्स को मिलनी चाहिए। तो ये दो लायबिलिटीज होती हैं हर पार्टनर की। अब हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ अ पार्टनर। जैसा कि हमें पता है एक पार्टनरशिप में हर पार्टनर एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है और हर पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए ये सभी राइट्स सभी पार्टनर्स को इक्वली दिए जाते हैं। कौन कौन से राइट्स होते हैं? फर्स्ट है एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर के पास राइट होता है कि वो बिजनेस की मैनेजमेंट का पार्ट बन सकता है। किसी भी पार्टनर को आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट लेने से मना नहीं कर सकते। केवल एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट द माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर कभी भी डे टू डे मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता, उसे केवल पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए रखा जाता है। मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो माइनर को उसका शेयर दिया जाएगा, अदरवाइज ना तो वो डेली मैनेजमेंट में पार्ट लेगा ना ही वो लॉसेस का हिस्सेदार बनता है।
नेक्स्ट है अ पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर। हर पार्टनर के पास राइट होता है कि बिजनेस मैटर्स पे उसकी कंसल्टेशन ली जानी चाहिए। हर पार्टनर की सजेशन के बाद ही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसीजन को लिया जाना चाहिए, तो इसलिए हर पार्टनर का राइट है कि वो अपनी सजेशन दे सकता है। नेक्स्ट है एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। हर पार्टनर का राइट होता है कि वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है और उसकी एक कॉपी अपने पास रख सकता है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो। एक बार जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्री हो गई, उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हर पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा, ना तो उससे ज्यादा ना ही उससे कम, और लॉसेस भी उसी रेशियो में शेयर करे जाएंगे। और अगर आप किसी पार्टनर को गारंटी दे रहे हो कि आपका प्रॉफिट का शेयर मिनिमम इतना तो रहेगा ही रहेगा, तो वो कभी भी लॉस का पार्ट नहीं बनेगा पार्टनर, बाकी पार्टनर ही लॉस को झेलेंगे। अभी आगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाले टॉपिक में इसको डिटेल में समझेंगे। इफ देयर इज नो एग्रीड पीएसआर, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, तो इस केस में अभी हमने पढ़े थे ना प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट व्हेन द डीड इज साइलेंट, तो वहां पर क्या कहती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली, कि प्रॉफिट लॉस को इक्वली बांट दो अगर आपकी कोई एग्रीमेंट नहीं है तो। नेक्स्ट होता है इफ अ पार्टनर हैज एडवांस लोन टू द फर्म, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है कैपिटल से अपार्ट, कैपिटल तो लगा ही रखी है, साथ में उससे एक्स्ट्रा एक लोन भी दे रखा है फर्म को, ही हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट देयर ऑन एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसके ऊपर उसको एक एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए। क्योंकि आप खुद देखो कि अगर जो पार्टनरशिप फर्म है वो कहीं बाहर से लोन रेज करते तो बाहर भी तो इंटरेस्ट पे आउट करते ना, तो पार्टनर ने जब लोन दिया है तो हम पार्टनर को भी इंटरेस्ट देंगे ही देंगे। ये चार जगह प्रॉफिट होता है जो हर बार दिया ही जाता है। इन केस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है इट इज चार्ज एट द रेट 6% पर एनम, कि 6% पर एनम की रेट पर इंटरेस्ट देना चाहिए पार्टनर के लोन पर। अ पार्टनर हैज द राइट टू टेक डिसीजंस इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, एक पार्टनर जब एजेंट की तरह काम करता है तो उसका पूरा अधिकार है कि वो बिजनेस के इंटरेस्ट के लिए सभी पार्टनर्स के बिहाफ पर कोई डिसीजन ले सकता है, और अगर बिजनेस का फायदा हो रहा है तो बाकी सबको मानना पड़ेगा उस डिसीजन को। अ पार्टनर हैज द राइट टू नॉट अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन के टाइम पर कोई भी अगर किसी पार्टनर ने मना कर दी, अपनी कंसेंट नहीं दी, तो उस नए पार्टनर का एडमिशन नहीं होता, और यह हर पार्टनर का अधिकार है कि वो नए पार्टनर की एडमिशन को मना कर सकता है। आफ्टर गिविंग नोटिस अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, एक पार्टनर कभी भी अपनी फर्म से रिटायर हो सकता है, लेकिन एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद ही, सभी पार्टनर्स की कंसेंट मिलने के बाद वो कभी भी रिटायर हो सकता है। तो ये सभी राइट्स हैं जो हर पार्टनर को दिए जाते हैं। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बेसिस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो कैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। क्वेश्चन है Amar, Karan and Charu are partners in a firm and they do not have a partnership agreement or deed. How will the following issues be resolved? First, Amar had invested more capital than the other partners and asked for interest on capital at the rate 10% per annum. But Karan and Charu do not agree with him. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि अगर आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, तो इस केस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। नेक्स्ट है Karan devotes more time in handling the business and demands a salary of rupees 5,000 per annum, but Amar and Charu do not agree with him. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर डीड साइलेंट है तो कोई भी रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा, तो यहां पर नो सैलरी विल बी अलाउड टू करण। नेक्स्ट है चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ रुपीज 50,000 गिवन बाय हर एट द रेट रुपीज 12% पर एनम। क्या प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को और रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड नहीं है तो उसको 6% पर एनम की रेट पर चार्ज करा जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। नेक्स्ट है अमर विड्रू रुपीज 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज एंड करण एंड चारू डिमांड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज फ्रॉम हिम एट द रेट 10% पर एनम, टू विच अमर ऑब्जेक्ट्स। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं करा जाएगा, तो इस केस में नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज फ्रॉम अमर। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम्स वाज रुपीज 48,000
अमर डिमांड्स प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। अमर कह रहा है कैपिटल रेशियो में बांटो, नहीं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर पीएसआर एग्रीड नहीं है तो प्रॉफिट्स को इक्वली बांटना चाहिए। तो यहां पर प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। लास्ट है, करण वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर, चारू ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है आपका एडमिशन को लेकर, तो एडमिशन तभी होगा नए पार्टनर का जब सारे पार्टनर एग्री होंगे। जब चारू ने ऑब्जेक्शन उठा दी इसके एडमिशन पर, तो कोई भी एडमिशन नहीं होगा। तो नो एडमिशन विल बी अलाउड इफ एनी पार्टनर ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन के बेसिस पर। आज हमने पार्टनरशिप के सभी फंडामेंटल्स को अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और पार्टनरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे। तो आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ आगे की वीडियोस के लिए।